हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों की काफ़ी डिमांड की वजह से आज मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि एमजीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग तो बीएससी थर्ड ईयर की और सेकेंड ईयर की परीक्षा 101% होगी ही होगी। मे बी बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट हो जाएं, तो इसलिए इन दिनों में मैं बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ऐसी बात नहीं है फर्स्ट ईयर की नहीं डालूँगा, परंतु ज़्यादा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। तो आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको पेपर के बारे में और मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। बीएससी पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बॉटनी, जिसके अंदर 3 पेपर होते हैं हमारे। पेपर फर्स्ट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड पेपर थर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये आप लोगों को हालांकि पूरे सेशन में आपने ऑनलाइन क्लासेस और कुछ 1 महीने की ऑफलाइन क्लासेस पढ़ ली होगी, परंतु ये 1 महीना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जून का पूरा महीना और जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में और ये पेपर होने की संभावना है। तो कोशिश करेंगे इन 1.5 मंथ के अंदर अपन तीनों पेपर को फटाफट कवर कर लें। स्टूडेंट्स, मेरे पास इसके पीडीएफ नोट्स भी तैयार हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको अपनी मेल आईडी भी सेंड करूंगा, इसमें लिखी होगी मेल आईडी। आप मेल करेंगे मुझे तभी मैं आपको अपने पीडीएफ नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप लोग कर चुके हैं तो आपको मार्किंग स्कीम पता होगी, परंतु फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे लिए डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये जो मार्किंग स्कीम है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन इन द सेंस कोविड ना हो और नॉर्मल पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। अभी कोविड चल रहा है, यूनिवर्सिटी का कोई आइडिया नहीं है 2 घंटे की परीक्षा लेती है, 3 घंटे की लेती है, 1 घंटे की लेती है, थ्योरेटिकल लेती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेती है, नो आइडिया। ये जो मार्किंग स्कीम है ये नॉर्मल क्वेश्चन पेपर के लिए है। पेपर फर्स्ट 45 मार्क्स का होता है, जिसमें से मिनिमम मार्क्स 16 लेने जरूरी हैं। आवर्स कितने, 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर सेकंड भी वही 45 मार्क्स, 16 मार्क्स चाहिए मिनिमम, एंड पेपर थर्ड भी 45 मार्क्स, 16 मार्क्स मिनिमम चाहिए। तो टोटल हो गया 135 और इसमें मिनिमम मार्क्स हो गए 48। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता। पेपर फॉर एग्जाम्पल पेपर थर्ड आपका, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मैक्सिमम बच्चों को बहुत टफ लगता है। मान लो इसमें पेपर 10 नंबर आए हैं आपके, फर्स्ट एंड सेकंड में 16 से ज़्यादा नंबर आ गए, ओवरऑल आप तीनों पेपरों को मिला के 48 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप बेटा पास हैं। ऐसा कुछ नहीं है भी बच्चे वो पास नहीं होंगे। वो बच्चे, याद रखना, फिर बता रहा हूँ, 2 में से 1 में अगर आपके 16 में से कम मार्क्स आ गए, परंतु टोटलिंग ओवरऑल आपकी 48 मार्क्स बननी चाहिए, तो आप पास हैं, 100% पास हैं। प्रैक्टिकल की बात करें आगे, प्रैक्टिकल 65 मार्क्स का होता है, जिसमें से मिनिमम 24 मार्क्स आपके मिलते हैं या कॉलेज वाले देते हैं। तो ये तो आपकी मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर भी होता है और +1 +2 में आपने पढ़ा भी, मेरे हिसाब से थोड़ा इजी भी है, बहुत ही बेस्ट टॉपिक रहेगा। तो अपन नेक्स्ट शुरू करेंगे पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पेपर सेकेंड शुरू करेंगे अपन प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग में कुछ मेन बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टीफन हेल्स, अपन साथ साथ नोट करेंगे इसके अंदर। आप खुद लिखना चाहिए, खुद भी बना सकते हैं नोट्स। ये स्टीफन हेल्स इसके प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं। देन उसके बाद फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी JC बोस, तो यहाँ लिखेंगे JC बोस। और तीसरा पॉइंट है प्रयोग द्वारा, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी को प्रयोग द्वारा उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टार्ट किया था
वॉन हेलमंट, वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट, ये 3 साइंटिस्ट को अच्छी तरह याद करना है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम लोग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो याद करना, स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटी इन प्लांट इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब पौधों में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं। अब जैविक क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं के अध्ययन को प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं पता होना चाहिए। नंबर 1 ट्रांसपिरेशन, फुल डिटेल पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन, मैं 2-2 पॉइंट बता भी देता हूँ। वाष्पोत्सर्जन, जब प्लांट्स वाष्पोत्सर्जन, पॉइंट को ध्यान रखना, बाहर निकलता है, एक्सेस वाटर जब प्लांट से बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2 पॉइंट है रेस्पिरेशन, श्वसन, जैसे अपन सांस लेते हैं ये भी श्वसन सांस लेता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। 3rd पॉइंट है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्लांट है तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फूड प्रोसेस, मतलब फूड बनाने का प्रोसेस है ये। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाएगा। नंबर 4 पॉइंट ग्रोथ, वृद्धि, कैसे प्लांट के अंदर वृद्धि होती है, ये भी वाइटल एक्टिविटी का पार्ट है। नंबर 5 पॉइंट मूवमेंट्स, गति, प्लांट्स में मूवमेंट किस प्रकार होती है वो भी वाइटल एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये आपको पता लग गया जैविक क्रियाएं प्लांट्स में कौन कौन सी होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं इसके अंदर वाटर रिलेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको पूरा थ्योरी के पॉइंट से मैं समझा, मैं सारा दूंगा, साथ साथ चाहे आप नोट्स बना लें या फिर आप मेरे PDF नोट्स ले लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी प्लांट के बारे में बात बड़ी ध्यान से सुनना, किसी भी प्लांट सेल के बारे में अगर बात करें तो 80 to 90% वाटर इसमें प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स जब 80 to 90% वाटर प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं ना 10 to 20% क्या है इसमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल होगा। तो उस वाटर की केमिकल के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस प्रकार एक्टिविटी करता है, किस प्रकार क्रियाविधि होती है, उसी को हमने बोलना है वाटर रिलेशन। रिपीट कर रहा हूँ, जो 80 to 90% वाटर है उसका केमिकल के साथ या मिनरल्स के साथ जो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके साथ किस प्रकार रिलेशन है उसको वाटर रिलेशन कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं जो हमें पढ़ने एक एक करके। नंबर 1 प्रोसेस डिफ्यूजन विसरण, ऑस्मोसिस परासरण, DPD डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जिसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, देन TP टर्गर प्रेशर, WP वॉल प्रेशर। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं डिफ्यूजन या विसरण, इसको भी बड़े ध्यान से सुनना, ये भी आपको नोट्स बनाते रहना चाहे साथ में या मेरे नोट्स ले लेना। ठोस द्रव और गैस में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विसरण कहाँ कहाँ पाया था, किस किस में पाया था। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेज में ये मिलेगा, ठोस द्रव और गैस में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और 2-3 पॉइंट और इसमें याद करना है, विसरित होने वाले पदार्थों की गति ऊर्जा, मतलब जो पदार्थ एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हाई से लो की पॉइंट ध्यान से सुनना, तो उसमें जो गति ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा गति ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा नेक्स्ट पॉइंट, विसरित होने वाले पदार्थ की सांद्रता, कंसंट्रेशन। मैं आपको एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा आगे। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये तो इसका एक पहले बेसिक आइडिया था। अब डिफ्यूजन है क्या चीज़, रिपीट कर रहा हूँ, ठोस द्रव और गैस में प्रेजेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, विसरित होने वाले पदार्थों की गतिज ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पदार्थ की सांद्रता, मतलब उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। अगर कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, एक तरफ बहुत कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कम कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली वही प्रोसेस हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट जल्दी होगा।
अब कैसे कैसे विसरण के कुछ एग्जाम्पल है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, नीट के अंदर भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, और साथ में जो अब बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की या कॉलेज, उसमें बहुत कॉलेज एजुकेशन की उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप में से भी 9 पॉइंट हैं, जैसे 2, 3, 4 जो आपको याद हो एज ए BSc थर्ड ईयर में आप लिख सकते हैं। कैसे कैसे गैस का गैस में वितरण, मतलब गैस में जैसे कैसे जाएगी वो NH3 का वायु में, अमोनिया का वायु में वितरण, वायु ज़्यादा है, अमोनिया कम, अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अमोनिया का वायु में वितरण होना, गैस से गैस में वितरण होना। गैस का द्रव में, नंबर सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, गैस का द्रव में झाग। गैस का द्रव में जो गैस है उसके अंदर जब लिक्विड फॉर्म बन जाती है तो नेचुरली उसमें झाग का निर्माण हो जाता है, फॉर्म जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है, तो गैस का द्रव में। तीसरा पॉइंट है गैस का ठोस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई गैसेज ऐसी होती हैं जो ठोस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठोस में चली जाती हैं। एग्जाम्पल लिख दिया है मूल्यवान पत्थर, और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में कॉलेज लेक्चर में 2-3 बार पत्थर का नाम पूछते हैं वो, जैसे प्रेसियस नाम का एक स्टोन होता है जो बहुत ही मूल्यवान है, जो गैस का ठोस में वितरण से बनता है, इसको याद करना। नंबर 4 पॉइंट है द्रव का गैस में, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो बादल बनते हैं, तो सेम पॉइंट है द्रव का गैस में बादल बनना एक प्रकार का विसरण का प्रोसेस है। फिर द्रव का द्रव में, एल्कोहल का जल में, एल्कोहल के अंदर अब जल की मात्रा डाल दें तो द्रव का द्रव में विसरण हो जाता है। द्रव का ठोस में, KOH जो विलयन है उसका अगार में, अगार एक प्रकार का सोल्यूशन होता है, ठोस सोल्यूशन होता है, उसमें जो कल्चर मीडियम होते हैं या बायोटेक्नोलॉजी में ये काम आता है अगार। तो द्रव का ठोस में विसरण। 7 पॉइंट आएगा ठोस का गैस में, धुआं। ठोस कौन है, लकड़ी, लकड़ी को जलाएंगे जो उसमें से धुआं निकलेगा गैस, वो एग्जाम्पल हो गया उसका धुआं। फिर उसके बाद आएगा ठोस का द्रव में, जैसे ठोस कौन है, लाल दवा। लाल दवा उसके क्रिस्टल होते हैं, जैसे पानी में डालेंगे वो धीरे धीरे वो फैलना शुरू हो जाता है, रेड पानी बन जाएगा। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं फिटकरी, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो अपन बोलते हैं पानी के अंदर फिटकरी घोलें ताकि पानी शुद्ध हो जाए, ठीक है, ठोस का द्रव में। जो 9 पॉइंट आएगा ठोस का ठोस में, तांबा प्लस जस्ता। ये सबसे लो, अब ये क्वेश्चन फिर आ गया, सबसे स्लो प्रोसीजर कौन सा है, ठोस का ठोस में, ठोस का ही ठोस में बदलना, सॉलिड का सॉलिड में बदलना, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को, दोनों धातुओं को अगर बांध कर रख दें तो कम से कम 20-25 साल बाद देखेंगे कुछ गुण तांबे के जस्ते में चले जाते हैं और जस्ते के कुछ गुण तांबे में आ जाते हैं, इसलिए बहुत प्रोसीजर स्लो है ये। तो ये तो था कुछ एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। विसरण दाब क्या है, विसरण दाब जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाई से लो में जाना, हाई से लो में जाना, हाई से लो में जाने को हम क्या कहते हैं, विसरण। परंतु यहाँ अकेले जब हाई से लो में जाएगा तो कोई प्रेशर तो लगेगा ना उस पर, तो उसको हम कहते हैं विसरण दाब, ये पॉइंट रखना। परंतु जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो कहते हैं ये काल्पनिक शब्द है, ये कोई फिक्स नहीं है, गलत है। कैसे, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ गुब्बारे से आपको, इसका एग्जांपल बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा है, उसके अंदर अपन गैस भर रहे हैं, गैस भर रहे हैं, गैस भर रहे हैं। जब तक गैस बाहर से अंदर जा रही है तब तक तो प्रेशर है उसमें, और फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है वो, और जैसे ही एक्सेस गैस चलेगी तो वो टूट जाएगा, और वो टूट जाएगा, फट जाएगा। जब फट जाएगा तो कहाँ गया आपका प्रेशर, नहीं गिरा ना। इसलिए मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर केवल तब तक मानते हैं जब तक वो एंटर कर रहा है, उसके बाद प्रेशर ख़त्म है। इसलिए इसको ये काल्पनिक शब्द मानते हैं, ये कल्पना है और कुछ नहीं है। तो गुब्बारे से हम इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया ले सकते हैं। डिफ्यूजन के नेक्स्ट पार्ट में फ्री डिफ्यूजन पढ़ते हैं हम लोग, स्वतंत्र विसरण। विसरण एक स्वतंत्र प्रोसेस है, कैसे समझना है पहले समझें। फॉर एग्जांपल एक रूम है, ये रूम है, एक रूम में हम बैठे हैं, उस रूम में हम लोगों ने 4 अलग अलग कोने में 4 डिफरेंट फ्लेवर के परफ्यूम की बोतल ओपन कर दी। धीरे धीरे, क्योंकि परफ्यूम की बोतल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूम के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो वही प्रोसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ परफ्यूम ओपन होगा। स्वतंत्र क्यों है,
चारों की चारों फ्लेवर हमें दिखाई स्मेल आएगी, बट ये नहीं होता कभी भी चारों मिक्स होकर कोई पांचवी फ्लेवर इसमें आ जाए। इसलिए हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये फ्री, डिफ्यूजन फ्री होता है, स्वतंत्र निकाय पर कार्य करता है, स्वतंत्र तंत्र पर कार्य करता है, स्वतंत्र सिस्टम पर कार्य करता है, फ्री सिस्टम पर कार्य करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। आपके सामने ये पॉइंट दिया है, एक कॉलम है ए और बी, दो कॉलम है, एक में 70% O2 है, दूसरे में 30% O2 है, CO2 है। एक में 70% O2 है और वही पॉइंट जो पहले अपन ने डिस्कस किया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो CO2 70% से 30% की तरफ, उधर से 70% O2 30% O2 की तरफ फ्री मूवमेंट करेगा विदाउट किसी ब्रेक के, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का अर्धपारग में झिल्ली या कुछ बैरियर वगैरह कुछ नहीं। तो चाहे तो आप परफ्यूम से समझ लें एक रूम में, या फिर इस निकाय से भी आप समझ सकते हैं। डिफ्यूजन इज़ ए फ्री प्रोसेस, फ्री है ये, कोई इसको कॉलम को कवर नहीं कर सकता। इसलिए अपन यहाँ इसकी थ्योरी आप खुद बनाएंगे, लिख सकते हैं। कॉलम ए में हाई कंसंट्रेशन CO2 की 70% है, जो कि बी में 30% CO2 की तरफ मूवमेंट करता है। बी में 70% O2 है, वो ए की तरफ 30% O2 की तरफ मूवमेंट करेगा फ्री, दैट इज़ द फ्री डिफ्यूजन। अब अपन बात करेंगे फैक्टर, क्योंकि डिफ्यूजन को या विसरण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं इसके लिए? नंबर 1 टेम्परेचर या तापक्रम। वही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी खुद लिखो, मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे दिया ताकि आपकी थ्योरी बनती रहे। हाई टेम्परेचर अगर है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन लो होगा। इट मीन सर्दियों में डिफ्यूजन स्लो होता है, जबकि गर्मियों में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर का कारक आ गया। दूसरा आ गया विकसित होने वाले पदार्थों का घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक वेट देखें या परमाणु भार, हिंदी में परमाणु भार कहते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक वेट, तो 16 और 1 है। इट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा डिफ्यूज होगी, विस्तृत होगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1। तो जिसका परमाणु भार कम है वो ज़्यादा विस्तृत होगी। ये पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट है माध्यम का घनत्व। अब किस माध्यम में विसरण हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माध्यम कौन सा है, मीडियम कौन सा है, ठीक है। जैसे दो मीडियम मैंने बता दिए, संघन माध्यम और विरल माध्यम। संघन माध्यम में विसरण स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेंस है, संघन है, बहुत सारा उसमें एक्टिविटी है। जबकि विरल माध्यम कहाँ मिलेगा आपको? ऊंचाई पर। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते जाएंगे अपन वहाँ विरल माध्यम बनता जाएगा, वहाँ विसरण का प्रोसेस ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये आप अपने लेवल पे खुद बना दो, रट्टा मत मारो बेटा किसी चीज़ को। संघन माध्यम नॉर्मल, मतलब जिसमें डेंस कंडीशन है, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, उसको हम संघन माध्यम कहेंगे। जैसे इसी को ले लो आप, ये एक प्रकार का रूम है ना, रूम में जरूरी तो नहीं खाली आपकी यही फ्लेवर आ रही है, और भी गैसेस भी आ रही हैं, तो वो संघन माध्यम हुआ। तो इसलिए धीरे धीरे प्रोसीजर होगा। परंतु विरल माध्यम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हम, ऊंचाई पे जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे उतना विरल माध्यम बनता जाएगा, और वहाँ कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा विसरण बहुत तेज़ी से होगा। दैट इज़ द माध्यम, मीडियम ऑफ डेंसिटी। मीडियम डेंसिटी की जो मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब नंबर 4 पॉइंट है विसरण त्वरण, डिफ्यूजन एक्सेलरेशन। इसको बड़े ध्यान से सुनना, विसरण त्वरण भी इंपॉर्टेंट है। मैं दो डायग्राम आपके सामने शो कर रखे हैं। फर्स्ट डायग्राम में इस पॉइंट को, ये दिस इज़ नॉट ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कई बार बच्चों के माइंड में होता है ये एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली है। नो, क्योंकि शुरू में मैंने बता दिया विसरण स्वतंत्र है, एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली चला जाएगा, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एग्जांपल, 70% CO2 इधर और 30% इधर 70, वही प्रोसीजर है। और एक मैंने कॉलम थोड़ा दूर दूर बना दिया, चीज़ वही है, यहाँ पास है या दूर दूर है। इट मीन्स यहाँ जल्दी विसरण होगा, उस समय विसरण कम होगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी ना, दूरी बढ़ने से विसरण त्वरण की कंडीशन बढ़ जाती है। ये पॉइंट याद रखना। इसमें तो विसरण त्वरण हो रहा है,
यहाँ विसरण त्वरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसमें लिखा हुआ है क्लियर पॉइंट है, जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती चली जाएगी उससे विसरण होता है। दूरी जरूरी है हमारे लिए, ये याद रखना। अगर विसरण त्वरण पढ़ना है, नॉर्मल विसरण पढ़ना है तो फिर दूरी की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आ गया नंबर 4 कारक या फैक्टर। ठीक है, अब आएगा लास्ट पॉइंट इसका, डिफ्यूजन का, इंपॉर्टेंट ऑफ डिफ्यूजन। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें पता लगना चाहिए ना इंपॉर्टेंट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में से पहले जल अवशोषण होता है ना एक से दूसरी सेल में, तो एक से दूसरी सेल में जाएगा पानी तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के माध्यम से जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन में भी डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में भी डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठोस, द्रव व गैस, तीनों अवस्थाओं में डिफ्यूजन पाया जाता है। एकमात्र ऐसा डिफ्यूजन है जो तीनों अवस्थाओं में मिलेगा, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। क्योंकि आगे अब प्रोसेस पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, जो केवल द्रव में मिलती है, वो ना वो ठोस में मिलेगी ना वो गैस में मिलेगी। तो अभी केवल विसरण, विद इन 1 मिनट पूरा प्रोसीजर वापस रिपीट कर देते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा विसरण। विसरण के बारे में आपको बताया, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है। गति ऊर्जा पे डिपेंड करता है, एक दूसरे की जैसे ही कण टकराते हैं एक दूसरे से विसरण होता जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर, सांद्रता, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, गैस से गैस में, गैस से द्रव में, ठोस से ठोस में, वो सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। फिर अपन ने पढ़ा था विसरण दाब, जो मैंने बताया था काल्पनिक है, किसी प्रकार का कोई स्पेशल नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बैलून वाला, बैलून में जितना गुब्बारा में हवा भरते जाएंगे तब तक डिफ्यूजन प्रेशर है, जैसे फट जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर ख़त्म। तो मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर इज ए काल्पनिक वर्ड, ये काल्पनिक वर्ड है। फिर अपन ने पढ़ा फ्री डिफ्यूजन, आपके सामने फ्री डिफ्यूजन है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई माध्यम नहीं, कोई मीडियम नहीं है, सिंपल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना है। परफ्यूम का एग्जांपल ले सकते हैं, एक रूम के अंदर अपन 4 परफ्यूम की बॉटल ओपन कर दें तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं इसमें फैक्टर की, 4 फैक्टर अपन ने पढ़े, टेम्परेचर, विकसित होने वाले पदार्थों की डेंसिटी, मीडियम का डेंसिटी, और डिफ्यूजन एक्सेलरेशन या विसरण त्वरण। देन लास्ट में अपन ने पढ़ा इंपॉर्टेंट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये अपना टॉपिक रहता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इसका दूसरा टॉपिक ऑस्मोसिस। अलग अलग वीडियो में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े टॉपिक बड़े हैं, समझाने में टाइम लगता है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी अपनी वो रहेगी ऑस्मोसिस, या उसको हम बोलते हैं परासरण। तो वीडियो कैसे लगी, क्योंकि 3rd ईयर के बच्चे हैं, आप अभी स्टार्ट किया है मेरे चैनल को, आपको ये वीडियो कैसे लगी और क्या चीज़ चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को अभी अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं को एक चीज़ आपको और देना चाहूँगा बेटा, ये मेरी मेल आईडी है BOTANYPOINT9@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी दिमाग में बिठा लो। इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल करेंगे, मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स, मेरे PDF बने हुए हैं, मेरे नोट्स पकड़ेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, विद इन सेकेंड आपका तैयार होता जाएगा टॉपिक। और डैम श्योर 100% बोलता हूँ, अगर इस प्रकार पढ़ेंगे 45 में से 45 मार्क्स लेने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, botany.9@gmail.com। और कोई क्वेरीज है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9460947720। ये मेरा मोबाइल नंबर है। एनी टाइम कभी भी फ़ोन करके हम इससे कोई क्वेरी ले सकते हैं। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।